गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। आवाज क्लियर है क्या मेरा? आवाज सबको क्लियर है? साउंड चेक कीजिए सब एक बार, आवाज क्लियर है ना? साउंड कम आ रहा है सबको? अभी साउंड कैसा है? हेलो, साउंड कैसा है सबको भी? एक कल के क्लास से कोई डाउट है किसी को? कल के लेक्चर से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। SF6 इसका शेप बना के दिखाइए सबको बनाइए और अपना वीडियो ऑन कर दिखाइए। थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि मुझे क्लियर दिख सके। चलिए, जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं तब तक बना के दिखाइए। SF6 बनेगा, शेप बनेगा इसका। पेपर में बनाइए और अपना वीडियो ऑन करके मुझे एक बार दिखा दीजिए या फिर व्हाट्सएप में डाल दीजिए। जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं तब तक इतना कर लीजिए। हाँ प्रियांशु, दिखाओ। लाइट लाइट में दिखाओ, इट्स नॉट क्लियर। ठीक है, कुछ हद तक। बाकी लोगों का आप व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं या ऐसे जैसे प्रियांशु ने दिखाया वैसे भी दिखा सकते हैं। नंदनी फोन चलो ठीक है,
देखिए इसका शेप मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बनेगा। एक बार बोर्ड आप देखेंगे सर, सिंपल शेप है, ठीक है। सल्फर बीच में रखेंगे, एक फ्लोरीन यहाँ जाएगा, देन एक फ्लोरीन यहाँ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ जाएगा, देन एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा। उसके बाद दो फ्लोरीन जो है वो इस तरीके से ऊपर में लगेंगे, ऊपर में, और एक नीचे में लगेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा। ये आपका SF6 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको आप बना लीजिए, ये काफी काम आता है, अपने नोट्स में इसको बना लीजिए। अगर आप चाहे तो इसमें ऐसा लाइन जोड़ सकते हैं दिखाने के लिए। कि ऑक्टाहेड्रन का जो डिग्री होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो डिग्री एग्जैक्टली क्या है वो बता दीजिए, आपको मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, ये ड्राइंग को आप अपने नोट्स में बना लीजिए, ये काम आता है कई बार। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है SF6 क्या शेप देता है, तो इसको हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हैं। देखो ये स्क्वायर स्क्वायर बेस हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्क्वायर बेस है हमारा, और ऊपर में एक पिरामिड इधर और एक पिरामिड इधर, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हैं इसको। सर आप बोलो। सर इसमें इसमें 8 फेस होता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, Yes. ठीक है। ये जो फेस होता है ना, ये फेस मैं आपको 12th में सिखाऊंगा, जो चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो वहाँ पे फेस क्लियर क्लियर स्टेप हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमको सॉलिड स्टेट Yes. डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। अभी सिर्फ ज्योमेट्री याद रखिए कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसा ज्योमेट्री देता है, ठीक है। आठ Yes, sir. आठ फेस होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 4 फेस होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, इस टाइप से। एक पिरामिड होगा तो पिरामिडल लिखेंगे, 2 पिरामिड होगा तो बाई पिरामिडल लिखेंगे, ठीक है। बस हमको ऐसे याद रखना है फिलहाल। Yes, सर इसका नेमिंग अगर स्क्वायर बाय पिरामिडल भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यस ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आज। इसमें देखो स्क्रीन दिख रहा है सबको, PDF दिख रहा है, PDF दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट में हम VBT भी कहते हैं। तो जो आप नोट्स बनाएंगे यहाँ पे आप ब्रैकेट में इसको VBT लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये इस शॉर्ट फॉर्म से भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन VBT, ठीक है। तो इस तरीके के शॉर्टकट्स या शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज किए जाते हैं। आप क्लियरली अपने नोट्स में लिखोगे इस चीज़ को। देखो यहाँ एक्चुअली मैंने छोड़ दिया है, अब रह गया है। देन
अभी देखो ये जो थ्योरी है ये हमको एक्चुअल में बताता है कि कोवलेंट बॉन्ड का जो डिस्कवरी हुआ था या कोवलेंट बॉन्ड का जो एक्सप्लेनेशन आया था वो यहीं से आया था। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक थ्योरी था और इस थ्योरी के हिसाब से मतलब जो भी बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर्स थे, रिलेशंस थे, वो पढ़ना चालू हुए थे। अब इसमें इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या थी कि इसने कोवलेंट बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर्स को या उनकी जो बॉन्डिंग की जो ओवरलैपिंग है उसको समझाने का इसने प्रयास किया था। तो सबसे पहला इसने क्या किया कि जो हाइड्रोजन है उसके एटम्स को स्टडी किया गया था कि जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी काफी आसान होती है एज कम्पेयर टू मल्टी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो भी थ्योरी है वो स्पेशली इस हाइड्रोजन को लेकर दिया जाता है, उसके बाद बाकी सभी थ्योरी में उसको सॉरी बाकी सभी एटम्स कह लीजिए या मॉलिक्यूल्स कह लीजिए उसमें इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको मैंने हाइड्रोजन दिखा रखा है, हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे लगते हैं वो देखेंगे। जैसे देखो दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल नहीं एटम है। जब ये दोनों काफी दूर में रहेंगे, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो बहुत ज्यादा है, तो उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो सकता, कोई भी बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ का जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन ए का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन बी का न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा ड्यू टू लार्ज सेपरेशन ऑफ दीज टू एटम्स। ठीक है, दोनों के बीच में काफी दूरी है इस वजह से। लेकिन जब ये नजदीक आएंगे, जैसे ये सेकंड फिगर में दिखाया गया है कि जब ये नजदीक आएंगे तो देखो इस तरीके से खिंचाव होता है, जो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका खिंचाव इस तरीके से होता है, मतलब एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। और इन दोनों का जो ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ के आते हैं। तो देखिए उस चीज को कैसे समझाया गया कि एक का न्यूक्लियस, जैसे यहाँ न्यूक्लियस है ए का, ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा किसके बीच, तो न्यूक्लियस बी, हाइड्रोजन बी के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मतलब यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन बी का, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, मतलब एक नया फोर्स जनरेट हो रहा है दोनों के पास आने से। उसी तरीके से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस ए के साथ, इस ए वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये भी एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमको एक रिपल्शन फोर्स भी देखने को मिलता है, और वो भी नया रिपल्शन फोर्स है जो जनरेट होता है कब, जब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स पास आते हैं तब। उसमें से एक ये है जो दोनों न्यूक्लियस आपस में लगाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन, और एक ये है जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में लगाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे इन दोनों के बीच में दूरी कम होती चली जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी दूरी कम होता चला जाएगा और न्यूक्लियस के बीच में भी दूरी कम होता चला जाएगा। तो इसके बॉन्डिंग में होता क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बराबर हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन के। ठीक है, वो इसलिए ताकि यहाँ पे हमको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल सके पूरे मॉलिक्यूल का, मतलब H2 मॉलिक्यूल का, जिससे कि हमारा ये बॉन्डिंग सक्सेस हो सके, हमारा H2 का फॉर्मेशन हो सके। तो ये वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है उसने इस चीज को ऐसे समझाया था कि कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के वक्त एक किसी भी एक एटम का जो वैलेंस सेल होगा, जो आउटर मोस्ट सेल होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो दूसरे ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैप करेगा, मतलब एक ऑर्बिटल दूसरे पे ऐसे चढ़ के आएगा। इसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इसको कहा जाता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। ठीक है, और यहीं से जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है उसका मतलब जितने भी थ्योरीज है यहीं से चालू हुए थे देने के लिए।
और ये थ्योरी हमको ये भी समझाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, कौन सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन होना कंपलसरी है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर होना चाहिए, तब जाके हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगा। लेकिन अब अगर देखो इसी के जगह पे अगर हम लोग हीलियम मॉलिक्यूल ले लें, मतलब हमको ये भी पता है कि हीलियम जो है वो He2 नहीं बनाता, ठीक, जैसे He2 हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इसका रीजन वैलेंस बॉन्ड ने क्या दिया कि देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम का 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे, फिर इस हीलियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे में। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे ये दोनों नजदीक आएंगे तो यहाँ पे हमको फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगा, उसके बाद इन दोनों के बीच में भी हमको फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे भी फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अभी देखो कितने फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गए टोटल, 1 2 3। फिर जब ये नजदीक आ रहे होंगे तो नजदीक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा, उसके बाद इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। देखिए इस चीज को ढंग से देखिएगा कि कहाँ मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख रहा हूँ, कहाँ पे मैं फोर्स ऑफ रिपल्शन लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है लेकिन हीलियम का नहीं बनता। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा ये चीज, तो वहाँ पे ये दोनों ड्राइंग हमको बनाना होता है और समझाना होता है कि एक जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बराबर देखने को मिलता है और एक जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको बराबर देखने को नहीं मिलता। अब देखो यहाँ पे कि हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ मिल गया। अब जब हीलियम दूसरे वाले एटम की बात करें तो इस जगह पे हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, देन हमको इस जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस केस में होता क्या है हीलियम के केस में कि दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब एक ही सेल में जब ओवरलैपिंग होती है, जैसे ये मेरे पास 2 सेल हैं, जब ये देखो वीडियो में मेरे साइड में जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो में आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जब 2 एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो ये जुड़ता कैसे है, तो इस टाइप से ओवरलैप करता है। ठीक, तो ओवरलैपिंग के वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिनिंग है, मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पिन क्वांटम नंबर बताया है, तो स्पिनिंग जो है तो एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज होगा तो एक का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, मतलब ऑपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में कैसा है, तो हाइड्रोजन में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों करते क्या है कि अपना जो स्पिन है ये ऑपोजिट स्पिन रखते हैं और तब जाके ये लोग ओवरलैपिंग करता है। लेकिन हीलियम के केस में कैसा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहिए तो हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो रखा है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग में हमको यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो हमको ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी उस सेल को भर रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी जो वैलेंस सेल है उसको भर के रखा हुआ है, जिस वजह से हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसी वजह से हीलियम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है या फॉर्मेशन कहिए तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, उस चीज को पहली बार इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ही समझाया था। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को डाउट है इस दोनों को मॉलिक्यूल को समझने में, या एक बार आप इसको ढंग से देखिए, मैंने कहा फोर्स ऑफ रिपल्शन कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा है,
इसको आप ढंग से देखिए, उसके बाद कोई डाउट होता है तो पूछिए, फिर मैं जो मैंने लिखा है वो आपको समझाऊंगा। दोनों के डायग्राम को ढंग से देखिए, कहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, कहाँ अट्रैक्शन लग रहा है। उसके बाद कोई डाउट होता है तो पूछिए, और देख के क्लियर हो जाए तो भी लिखिए। देखो हाइड्रोजन में कैसा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, तो दोनों बराबर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो फोर्स, जो न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे, मतलब ये जो हाइड्रोजन ए है, इसका जो न्यूक्लियस है ये जो फोर्स लगाएगा इस बी वाले पर, और जो बी वाला ए पे फोर्स लगाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों के फोर्सेस बराबर हो जाते हैं। लेकिन कौन से फोर्सेस? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाने की वजह से हमको यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम देखने को मिलता है, जिसके वजह से हमारा ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, वो इस तरीके से करता है। मतलब एक एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल पे ऐसे चढ़ के आएगा। ठीक है, इस टाइप से ओवरलैप करेगा, और तब जाके हमको एक कंप्लीट ऑर्बिटल देगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हाइड्रोजन के लिए। आपको ध्यान क्या रखना है कि मॉलिक्यूल तभी फॉर्म होगा या कोवलेंट बॉन्ड तभी फॉर्म होंगे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर होंगे और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा तब। लेकिन वही चीज हीलियम में नहीं होता। हीलियम में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो अधिक हो जाता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है प्रियांशु, क्लियर हुआ? बाकी लोग देखिए। हो गया देख के? डाउट है किसी को? इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? बाकी लोग, लड़की लोग, पीयूष, विपुल, खुशबू, कल्पना, नंदिनी। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स है इसके। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी was developed in order to explain chemical bonding. This theory primarily focuses on the formation of individual bonds from the atomic orbitals of the participating atoms during the formation of a molecule. ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और उनसे जुड़े हुए या उनसे बनते हुए जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, उनको एक्सप्लेन करता है। तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, electrons in a molecule occupy atomic orbitals rather than molecular orbitals। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म निकल के आ रहा है। ठीक है, पहला टर्म क्या है
कि पहला टर्म है हमारे पास यहाँ देखो एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरा टर्म है यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझाया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल से डील करता है, लेकिन इसके बाद हम एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है MOT। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है VBT, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जो थ्योरी हम पढ़ेंगे उसका मतलब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे वो है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये दो थ्योरी है, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो थोड़ा इससे एडवांस है, मतलब ये और भी डिटेल्स में हमको बताता है कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ ना कुछ कमियां होंगी, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उस चीज को दूर करेगा। ठीक है, तो इस चीज का जिक्र यहाँ पे एक नाम के द्वारा आया है, और इसको हम आगे पढ़ेंगे। Then the atomic orbitals overlap on the bond formation, and the larger the overlap, the stronger the bond। अभी देखिए इस लाइन का क्या मतलब, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो जैसे दो एटम है, दो एटम ऐसे ओवरलैप कर, देखो साइड में जो वीडियो है मेरा, उस वीडियो में देखिए दो एटम है, दो एटम ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर मान लो इसको मैं ऐसा रखूं, ठीक, अगर इसको ऐसा रखूं तो इससे क्या होगा कि कोई भी मेरा हाथ खींच सकता है, ठीक है, जिससे दोनों हाथ मेरे अलग हो जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे करता जाऊंगा, जैसे ऐसे करता जाऊंगा, ये ऐसा आके पकड़ लेगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे हाथ को अलग करना। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का यही मतलब है कि अगर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में जितना ज्यादा अंदर घुसेगा, उसकी ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब वो बॉन्ड उतना ही ताकतवर होगा, जिसको तोड़ना आसान नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज से हमें और भी कुछ समझ में आता है, इस चीज से हमें और भी कुछ समझ में आता है। अब देखिए जैसे दो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, देखो बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखिए थोड़ा। जैसे दो बॉन्ड्स है, मान लीजिए ये एक बॉन्ड हो, ये बॉन्ड नहीं, ये एक ऑर्बिटल हो गया और ये एक ऑर्बिटल हो गया। जब दोनों ओवरलैप करेंगे, ठीक, तो ये इस टाइप से ओवरलैप करेगा। तो जितना ज्यादा अंदर घुसेगा, मान लो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग दिखाया, उसके बाद इसको अगर इसको आगे चल के थोड़ा और ऐसा दिखा सकता हूँ, मतलब थोड़ा और ओवरलैप किया इस टाइप से। ठीक, तो जितना ज्यादा अंदर घुस रहा है तो स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाएगी, दोनों एक दूसरे को और ताकत से पकड़ेंगे। अब इस जगह पे हो क्या रहा है देखो, तो मैंने आपको बॉन्ड लेंथ बताया, ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या है, तो दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इसको मान लो मैं D1 नाम दूं, उसके बाद यहाँ एक डिस्टेंस निकालो और इसको मान लो मैं D2 नाम दूं। ठीक है, तो देखो ये देख के हमको समझ में आ रहा है कि D1 जो है वो D2 से बड़ा होगा। ठीक, तो हम क्या क्या सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ किसका, तो D1 का बड़ा है किससे, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ D2। क्यों, क्योंकि जो ओवरलैपिंग है वो बढ़ गया है, एक दूसरे को ताकत से और पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो लेंथ डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज करेगी, अगर extent of overlapping increases, then bond length decreases। ठीक है, ये इसका एक जनरलाइज लाइन है, या पॉइंट कह लीजिए, जनरलाइज पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ओवरलैपिंग बढ़ रहा है तो क्या चीज डिक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओवरलैपिंग inversely
प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये एक टर्म है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और स्पेशली कॉम्पिटिशन्स में पूछते हैं इस चीज को। ठीक है, ओवरलैपिंग से बॉन्ड लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, या ओवरलैपिंग से स्ट्रेंथ, बॉन्ड के स्ट्रेंथ में क्या पड़ेगा। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, और जितना कम ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना कम स्ट्रांग होगा। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रांगनेस अगर हम देखें, स्ट्रेंथ देखें, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो इस वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो इस तरीके से हम चेक करेंगे। ये जो 2 पॉइंट मैंने नीचे लिखा है इसमें, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस चीज को, इस फिगर को दिखा लीजिए और उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए और ये दोनों पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, और बगल में आप लिखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऐसा वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए, या ऐसा कीजिए, मैं जो आपको आज का लेक्चर डालूंगा उसमें व्हाट्सएप में, तो आप इससे नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसको क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये फॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर को समझाया था, वही चीज है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइजेस, कौन से फोर्स निकल के आते हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, खुद का न्यूक्लियस और खुद के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का न्यूक्लियस, वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा। देन फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन सा देखने को मिलेगा, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में और दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में हमको फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर गिनना चाहें तो यहाँ पे देखो, दोनों में दो दो तो फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं, जनरली कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलता है, जिस वजह से पोटेंशियल एनर्जी हमारा कम हो जाता है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। The next है हमारे पास postulates of valence bond theory. The important postulates of the valence bond theory are listed below. Covalent bonds are formed when two valence orbitals, that is half filled, belonging to two different atoms overlap on each other. कहने का क्या मतलब है कि दो ऑर्बिटल आपस में तभी ओवरलैप करेंगे जब एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तभी जाके दोनों ओवरलैप करेंगे और दोनों क्या करेगा, एक दूसरे का पेयरिंग करेगा। ठीक है, जब ये ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, तो ये एक दूसरे की पेयरिंग करके लेंगे, मतलब इस टाइप से ये पेयरिंग करके लेगा। ये कहता है, इसका मतलब ये होता है हमारे पास हाफ फील्ड, हमने पहले भी पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और ये हो गया हमारे पास फुल फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे तभी ओवरलैपिंग होगा, अगर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स है तो ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इस वैलेंस सेल में देखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और इस वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमको ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देन